सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी। हरेंद्र खिलेर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के जो नया सिलेबस है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। ये पुराने वाले सिलेबस में तो था चैप्टर नंबर 2, लेकिन अब नए वाले सिलेबस में आ गया चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। पुराने वाले सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 प्रश्नमाला नंबर 1 था वैदिक गणित, जो कि इस बार क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। ठीक है, अब वैदिक गणित की जगह इसको ले लिया गया है वास्तविक संख्या। अब जो नया सिलेबस है पुराने वाले सिलेबस से काफ़ी इजी भी, अच्छा भी सिलेबस, शानदार सिलेबस है, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका वास्तविक संख्या का पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या है, वास्तविक संख्या। पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि संख्याएँ क्या होती है, संख्याओं के बारे में सामान्य नॉलेज का हमें पता होना चाहिए। क्या संख्या है, कौन कौन सी संख्या होती है, संख्याओं में कितने प्रकार होते हैं, कौन सी भाज्य होती है, कौन सी अभाज्य होती है, कौन सी सम संख्या होती है, कौन सी विषम संख्या होती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं, कक्षा 9 तक हम पढ़ चुके हैं संख्याओं के बारे में, विभिन्न प्रकार से पढ़ चुके, लेकिन फिर भी हम रिकॉल करें, थोड़ा देख लेते हैं संख्या क्या होती है। सामान्य जानकारी दे रहे, कक्षा 10 को लेवल को देखते हुए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या नहीं, इसमें पहले संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होती है संख्या, कितने प्रकार की होती है संख्या। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। देखो प्राकृत संख्या यानी ऐसी संख्या जो प्राकृतिक हो, यानी ऐसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं। बताओ गिन किसको हो सकते हैं, यानी कोई संख्या जो शुरू होती है कहीं से होती है, बताओ कहाँ से होती है, 1 से होती है। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, धनात्मक रूप में जानी चाहिए। किस में जानी चाहिए, धनात्मक रूप में जानी चाहिए। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और धनात्मक रूप से अनंत तक जाती रहती है, तो उस प्रकार की संख्याएं बोलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको एन से डिनोट करते हैं, यानी एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ सभी को। यानी प्राकृत संख्या यानी ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, प्लस में जाती है, अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या जिसको गिना जा सकता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब अगर यदि हम प्राकृत संख्या के अंतर्गत जीरो जोड़ दिया जाए, यानी जीरो ऐड कर दिया जाए प्राकृत संख्या में, अगर हम प्राकृत संख्या में 1 से पहले अगर जीरो लिख देते हैं तो वो संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। कौन संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब प्राकृत संख्या के अंदर 1 से पहले जीरो लिखने पर जो संख्या बनती है उस संख्या को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। सिंपल सी बात है, प्राकृत संख्या से पहले 1 से पहले जीरो लिखो, पूर्ण संख्या बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि इस प्रकार की संख्या जो पूर्णांक हो, ऐसी संख्याएं पूर्णांक हो। और पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक में बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो पूर्ण संख्या है उसको प्लस और माइनस दोनों में लेना है, कौन सी बन जाती है, पूर्णांक संख्या। सीधी सी बात ये ध्यान रखना है, जब पूर्ण संख्या को प्लस और माइनस में, धनात्मक और ऋणात्मक में लिखने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब देखो पूर्णांक संख्या माइनस में भी है, प्लस में भी है। माइनस वाली पूर्णांक संख्या बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और जो यानी माइनस वाली इधर इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और जीरो से इधर वाली को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जीरो क्या है, उदासीन पूर्णांक संख्याएं होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या यानी पूर्णांक संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर जो हमें संख्या मिलती है उस संख्या को बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। ठीक है, अब तो इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका, यानी एक संख्या रेखा बनाते हैं ना, जिसमें प्लस में भी होता है, माइनस में होता है, यानी इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है, बीच में क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ से अगर इस स्केल वाले में अगर यहाँ से 1 से शुरू करते हैं, प्लस में चलते हैं, तो क्या बनती है, प्राकृत संख्या बनती है। अब अगर इसको 0 से शुरू कर दिया तब क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। जो प्लस माइनस दोनों ले लिया तो क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्णांक संख्या से क्या बनती है,
पूर्णांक संख्या से ही प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या बनती है। अब आगे पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे नाम से पता चल रहा है अभाज्य, ऐसा ना जिसमें कोई अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता होगा, यानी अभाज्य यानी ऐसा मान लेते हैं इसको, अन्य संख्या किसी का भाग नहीं जाता होगा, उससे अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन थोड़ी इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान तरीके से ध्यान रखना। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसमें वह स्वयं के अलावा एक का भी जाना चाहिए और स्वयं जो खुद संख्या उसका जाना चाहिए के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 2 के अंदर 2 का ही पूरा भाग जाएगा, 1 का ही जाएगा, 1 का तो सबके अंदर जाता है। ऐसी संख्या है जिसमें 1 का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? 2 से 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से आगे चलती जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये में समझना है कि एक का कैसे जाता है, स्वयं का कैसे जाता है। यानी ऐसी संख्या एक बार फिर से देख लेते हैं, अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब इसको थोड़ा समझते हैं, अभाज्य संख्या होती क्या है, किस प्रकार से भाग देते हैं, क्या होता है, ये चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम संख्या 3, इस 3 के अंदर 1 का भाग जाएगा, पूरा जाएगा, यानी 1 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, शेष में बचाएगा 0, ठीक है। अब मैंने बोला अब 3 के अंदर और किसका जाएगा? इस 3 के अंदर खुद का जाएगा, खुद कौन है? 3 है, तो इसका ना 3 का भाग जाएगा, 3 का एक बार 3, यहाँ पे क्या बच रहा है? 0। अब देख लो इस 3 के अंदर किसी अन्य संख्या भाग नहीं जा रहा है। मैंने क्या बोला? एक तो खुद का, यानी मैंने खुद का दे दिया, और एक अभी किसका दिया? 1 का दिया था और एक खुद का दे दिया, तो उसका लिए केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक बार और एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7। इस 7 के अंदर केवल एक, मैंने बोला एक तो 1 का जाना चाहिए और एक खुद का, तो इसका इसका एक कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा, और यहाँ पे क्या 0 आएगा, यानी 1 का जा रहा है और किसका जाना चाहिए? खुद कौन है? 7। अब यहाँ पे 7 का देना है। अब जो 7 का भाग 7 के अंदर 1 बार जाएगा, पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा, या शेषफल कितना आ जाएगा? 0। अब देखो 7 के अलावा, यानी 1 और 7 के अलावा, 1 और 7 इन 2 के अलावा बाकी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। एक बार थोड़ी छोटी एक परिभाषा उसको देख लेते हैं। पहली बात तो 1 और स्वयं का भाग जाता है अभाज्य संख्या। इसका मतलब कितनी संख्या में भाग जाता है अभाज्य संख्या में? केवल 2 संख्याओं का। 2 संख्याओं में एक तो खुद का और 1 का, तो ऐसा याद रख सकते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 संख्याओं का, एक तो खुद का और एक का भाग जाता है, ऐसी संख्या को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या हैं। 1 का भी जाता है, खुद का भी जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? नाम से चलता है, भाज्य होता है, भाग जाता है, खुद का भी जाता होगा, अन्य का भी जाता होगा, ऐसी संख्या हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। ऊपर वाले में तो क्या था कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल 2 संख्याओं भाग जाता है। 2 कौन को? एक तो खुद और एक का जाता है। और भाज्य कौन सी? जिसमें केवल कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 3 संख्याओं से एक तो खुद का, एक का, बाकी किसी का चला जाना चाहिए, तो ऐसी संख्या हम क्या बोलेंगे? हम भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। भाज्य संख्या में कितनी संख्याओं का भाग जाना चाहिए? कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं हम भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इस प्रकार से 12, 15 इस प्रकार से आगे तक चलती जाएगी इस प्रकार संख्या। अब देखते हैं, थोड़ा समझते हैं किस प्रकार से कितनी 3 संख्या कौन सी है। आप जैसे एक बार के लिए कोई इनमें से ले लेते हैं 8।
अब मैंने बोला 3 संख्या भाग जाना, एक तो एक का 8 का इसमें 8 बार चला जाएगा तो शेषफल 0। एक इसका जाएगा और खुद का जाना चाहिए 8 के अंदर, 8 का एक बार ये जाना। अभी एक का भी जाता है 8 का भी जाता है, तब तो एन केवल 2 संख्या का भाग जाता है, तब तो होता है अभाज्य संख्या। अगर कोई तीसरी संख्या में भाग चला जाता है तो उसका ना 1 का जाता है 8 का जाता है, तो उसके इसका मतलब 8 के अंदर किसका भाग जाता है, एक तो एक खुद का जा रहा है, नहीं जा रहा, एक तो खुद का जा रहा है। देखो 8 के अंदर एक का जाएगा, 8 के अंदर 8 का एक तो एक का एक खुद का। अब इसके अलावा कोई तीसरी संख्या, जैसे एक 8 के अंदर 4 का भी जाता है, 8 के अंदर 4 का भी जाता है। अब देखो 8 के अंदर एक का 8 बार चला जाएगा, शेषफल 0। ये भी एक का चला गया, खुद का तो वैसे भी जाता है 8 का एक बार 8 एकम 8 खुद का चला गया। यानी एक का और खुद के अलावा कोई तीसरी संख्या कोई भी हो सकती, अगर उसका भाग जाता है तो भाज्य संख्या होती है। अब इसके अंदर 8 के अंदर 4 का भाग जाता है, 8 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8, कितनी बार गया 2 बार, कितना बच गया 0। तो उसका ऐसी संख्या जिसके अंदर स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाता है तो इसी संख्या को बोलते हैं हम भाज्य संख्या। एक और एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कोई ले लेते हैं हम 12 इस प्रकार से आगे चलती जाएगी। 12 के अंदर एक तो खुद का, एक 12 के अंदर 12 का, एक 12 के अंदर 2 का था ही है। अब तीसरी संख्या को भाग जाना, तीसरी कोई सी संख्या हो सकती है वो। अब 12 के अंदर 3 का भी जाता है, 12 के अंदर 4 का भी जाता है, 12 के अंदर 6 का भी जाता है, 12 के अंदर 6 का भी जाता है। ये 12 और ये 6। आप तो एक का 12 बार चला जाएगा, शेषफल 0। 12 का इसके अंदर एक का 12 बार चला जाएगा, ठीक है। अब 12 के अंदर 12 का कितने बार जाएगा, एक बार। 3 का भाग कितने बार जाएगा 12 के अंदर, 4 बार चला जाएगा, शेषफल 0। 4 का भाग 12 के अंदर कितने बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, शेषफल 0। 6 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा 0। तो इसका नाम भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक तो एक का भाग जाता है, एक खुद का भाग जाता है, और इन दो के अलावा कोई अगर तीसरी संख्या का भी भाग चला जाता है तो वो हो जाती है भाज्य संख्या ही। अब भाज्य संख्या वो संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता है, एक का जाता है, केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है तो इस संख्या को बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्या जिसमें खुद का और एक के अलावा कोई तीसरी संख्या का अगर भाग चला जाता है तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, भाज्य संख्या में कम से कम 3 संख्या भाग जाना, एक तो एक का जाना चाहिए, एक स्वयं का जाना चाहिए और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं हम भाज्य संख्या। अब आगे देखते हैं आगे वाली संख्या तो उन्हें पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ रहे हैं हम वास्तविक संख्या व चैप्टर नंबर यहीं से शुरू होता है मेन रूप से। तो बाकी तो हमने वो संख्या के बारे में सामान्य जानकारी भी पढ़ी है। अब पढ़ रहे हैं हम जो वास्तविक संख्या में चैप्टर शुरू तो अब से हो रहा है, वो तो एक सामान्य जानकारी थी। संख्या क्या होती है, कौन कौन संख्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, अब भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, वो तो एक सामान्य नॉर्मल से जानकारी हमने पढ़ी है। अभी हम देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वैसे देखा जाए तो 2 प्रकार से होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार, 2 प्रकार से। एक तो होती है परिमेय संख्याएं, एक होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो इसमें परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है। P/Q में अंश में भी होगी, हर में भी होगी, यानी दोनों अंश बटा हर के रूप में होती है। इस संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में P/Q के रूप में होती है, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। P/Q का मतलब अंश में भी होना चाहिए, हर में भी होना चाहिए, ऐसी संख्या को बोलते हैं हम परिमेय संख्या। यानी वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं
परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या बराबर पी बटा क्यू। पी बटा क्यू, जहाँ पे क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मान लीजिए में यानी पी बट्टा क्यू, क्यू कौन सा है, नीचे वाला है, हर वाला है। तो अगर इसका मान जीरो हो जाएगा तो वो संख्या हो जाएगी अनंत। और अनंत कोई एक रियल नंबर नहीं है, कोई एक अनंत कोई एक संख्या नहीं होती है, अपरिभाषित नंबर होता है। ठीक है, मैंने बोला पी बटा क्यू, जहाँ क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों का मतलब ये बट्टे वाला नीचे वाला क्यों है, इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये मान जीरो हो गया तो ऐसी संख्या अपरिभाषित संख्या है अनंत, और अनंत क्या है कि अपरिभाषित संख्या है। तो इसका मतलब देख, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अभी मैंने लिखा है माइनस के 3/4, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू, तो इसका मतलब पी बटा क्यू के रूप में है। तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। 5/6 यानी पी बटा क्यू। पी का मान 5 है, क्यू का मान कितना, 6 है। तो इसका ये भी क्या है, पी बटा क्यू के रूप में। अब ये एक भी क्या है, परिमेय संख्या है। बट्टे में तो इसका एक लिख सकते हैं, बट्टे में तो ये लिख सकते हैं ना इसको। तो इसका ये पी और ये बटा क्यू है। अब मैंने बोला है क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। किसका मान होना चाहिए, क्यू का मान। लेकिन अब देखो यहाँ पे जीरो के नीचे हम एक तो लिख सकते हैं। अब देखो ये तो है पी और ये क्या है, क्यू। और मैंने क्या बोला था, क्यू का मान यानी इसका नीचे वाला मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होती है, अगर जीरो हो जाता है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं रहती। पी का मान जीरो है, क्यू का मान क्या है, एक है। तो इसका ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने बोला क्यू का मान है नीचे वाला, इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो सकता है 5/6। तो इसका मतलब इस प्रकार से ये संख्याएँ हमने पढ़ लिए परिमेय संख्या। जैसे मैंने अभी बताया, क्यों देखते हैं, अगर जैसे 3/0, 3/0 क्या है, इन्फिनिटिव नंबर है यानी अनंत संख्या है। और अनंत को एक संख्या नहीं होती, अनंत एक परिभाषित संख्या है यानी अनंत का एक निश्चित मान नहीं होता है। अनंत कितना होता है, इसलिए जीरो, ये नीचे वाला जीरो नहीं लिखा है। जीरो क्या है, आपको नहीं लिखना है। जीरो क्या है, आपको नहीं लिखना है। जीरो क्या है, क्यों का मान था। क्यों का मान कभी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्या हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, जिसमें पी बटा क्यू हो उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और क्यू का मान यानी नीचे वाला, ये हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या यानी इसका जस्ट अपोजिट कर लेते हैं इसको। यानी ऐसी संख्या जो ये तो पी बटा क्यू के रूप में होती है, ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं होती है। ये क्या होती है, यानी परिमेय संख्या का जो रूप है वो ऐसा नहीं होता है अपरिमेय में। परिमेय संख्या का जो रूप है वो अपरिमेय संख्या में नहीं होता है। तो इसका अपरिमेय संख्या होती है, यानी इसको तो पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, तो इसका इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखते। जैसे वह संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या अधिकतर तो वैसे देखते हैं कि अपरिमेय संख्या रूट वाली होती है, जिसका पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता रूट का मान, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √5 है, √5 का मान निकालेंगे तो पॉइंट के बाद से चलता जाएगा। ठीक है, √10 है, √3 है। और पाई का मान भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पाई का मान वैसे 22/7 हो तो परिमेय संख्या के रूप में लेना है। पाई का मान 3.14 वाला वो मानना, वो क्या मानना, आपको अपरिमेय संख्या मानना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वास्तविक संख्या हमने चैप्टर नंबर और जो नए वाले सिलेबस के अनुसार हमने पहले सामान्य संख्या में भी जानकारी पढ़ी थी, अब पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमने 2 भागों में बांट के किया है। यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहला वास्तविक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। पहला पढ़ा था हमने परिमेय संख्या, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या बोलते हैं परिमेय संख्या हैं। और क्यों का मान नीचे वाला मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित। अपरिभाषित कोई संख्या होती नहीं है।
यानी अपरिभाषित नाम की कोई संख्या नहीं होती है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, नीचे वाले इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम आगे अपरिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या का मान सामान्य देखते हैं कि रूट वाला मान होता है, और भी सारे मान होते हैं, 5√5, √10, √3, √2 इस प्रकार से होता है। वो मान क्या होता है, जैसे 2 + √5 भी क्या होता है, ये जब परिमेय संख्या के अंदर अगर अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं वो भी क्या होती है कि अपरिमेय संख्या बन जाती है। 3 + का √2 इस प्रकार से सारी की सारी संख्या क्या होती है, जिसमें रूट होता है। ऐसा मान लेते हैं नॉर्मली हम 10वीं लेवल के अनुसार क्या होता है, 10वीं लेवल के अनुसार क्या मानते हैं, इसमें रूट होता है। सीधी सी बात है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, रूट का मान फिक्स नहीं निकल पाता है, पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होता, तो क्या होता है कि अपरिमेय संख्या होती है। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट वाला वीडियो आगे वाली क्लास में अपलोड कर देते हैं।